नमस्कार। इतिहास के द्वितीय वर्ष के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज उग्र राष्ट्रवादियों के उदय के संबंधित आपको एक व्याख्यान देने वाली हूँ और इसमें जो जानकारी हम लोग हासिल करेंगे वो मुख्य रूप से उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा उनकी उत्पत्ति के कारण क्या क्या थे इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। इससे पहले हम उदारवादियों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से उग्र राष्ट्रवादियों का उदय हुआ। उग्र राष्ट्रवाद का उदय की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं, राष्ट्रीय कारण और अंतर्राष्ट्रीय कारण। राष्ट्रीय कारण में वापस कुछ भाग हैं, कुछ कारण हैं जो अलग अलग रीजंस थे जिसकी वजह से ये उग्र राष्ट्रवाद जो है वो प्रारंभ हुआ। सबसे पहला है 1892 का अधिनियम। इस कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व के निरंतर निवेदन के कारण ब्रिटिश शासन ने 1892 का अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम में निर्वाचन के सिद्धांत को कोई स्थान नहीं दिया गया था। जो व्यक्ति विधान परिषदों के लिए निर्वाचित होते थे वे जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे। बजट पर विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। सदस्यों को बजट पर मतदान एवं संशोधन उपस्थित करने का अधिकार भी नहीं दिया था। प्रश्न पूछने के अधिकार पर भी एक तरह से प्रतिबंध था। इससे उग्रवादी विचारधारा को पनपने का अवसर मिला, क्योंकि लोगों के मन में ये बात आई कि विधान परिषद में भारतीयों को एक तरह से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा कारण है राजनीतिक भिक्षावृत्ति में आस्था को मिटाना। 1892 से 1906 तक ब्रिटेन में अनुदार दल की सरकार रही। अनुदार दल भारत में किसी तरह के राजनीतिक सुधारों का पक्षपाती नहीं था। उसने कांग्रेस की मांगों की तरफ ध्यान देना तो दूर, उल्टे भारतीयों के प्रति प्रजातीय विभेद की नीति को व्यापक रूप से लागू किया। अनुदार दल ने उदारवादी नेतृत्व की अवहेलना की और भारत के शिक्षित वर्ग को निरंतर अपमानित किया। उसकी इस मनोवृत्ति ने कांग्रेस की युवा राष्ट्रवादियों को उग्रवादी बना दिया। इस युवा वर्ग का नेतृत्व लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष आदि नेताओं ने किया। लाला लाजपत राय ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं कर लेना चाहिए और ना ही अंग्रेजी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा का कारण यह था कि अधिकांश कांग्रेसी नेताओं में त्याग और बलिदान की भावना नहीं है। अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है और उग्र राष्ट्रवादियों ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया था। तीसरा कारण जो माना जाता है वो है भारत का तीव्र आर्थिक शोषण। 19वीं सदी के अंतिम काल में भारत में चारों ओर आर्थिक असंतोष व्याप्त था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत अंग्रेजों ने इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए सभी जो भी निर्यातोन्मुख उद्योग थे उनको समाप्त कर दिया और भारत को केवल कच्चे माल की मंडी बनाकर छोड़ दिया। भारत से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष इंग्लैंड जाने लगा और भारत की जनता दिन प्रतिदिन निर्धन होने लगी। भारतीय उद्योगों का विनाश, कपास की बनी चीज़ों पर आयात कर में कमी और भारतीय मिलों में तैयार होने वाले कपड़े पर प्रतिशत उत्पादन शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया। कृषि में भू राजस्व बढ़ा दिया गया। इससे भारतीय जनता और ख़ास तौर पे किसान जो है वो निरंतर निर्धन होते गए। साथ ही साथ शासन के उच्च पदों से भी भारतीयों को दूर रखने की मनोवृत्ति को अपनाया गया। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय विचारकों एवं लेखकों जैसे कि दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त, राणा डे, डी.एन. वाचा, सर विलियम डिग्वी, इन सब ने अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से इस आर्थिक शोषण की नीति को स्पष्ट किया। जब इन किताबों को लोगों द्वारा पढ़ा गया तो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक शोषण का पता लगा और धीरे धीरे उनकी जो विचारधारा है वो उग्र होती गई। अगला जो कारण है वो है अकाल प्लेग के समय सरकार की अकर्मण्यता। सरकार द्वारा मुख्य रूप से अपने लाभ को ही देखा जाता था और जब भी
भारत पर इस तरह की विपत्तियां आती थी, जैसे कि अकाल है या जब मुंबई में प्लेग फैला था, तो सरकार द्वारा कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनाई गई जिससे इसको रोका जा सके। इन सब कारणों से जनता का क्रोध भड़क उठा और साथ ही साथ जब मुंबई में प्लेग फैला था, तब नौजवान दामोदर हरी चापरकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट अरियस्ट की हत्या कर दी। इस सिलसिले में चापेकर बंधु गिरफ्तार किए गए और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से ये हत्याकांड इसलिए किया गया था क्योंकि वह इस बात से नाखुश थे कि मुंबई की सरकार वहाँ की जनता के लिए, उनको प्लेग से बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही थी। लोकमान्य तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में इसके लिए सरकार की कटु आलोचना की। तब तिलक पर जनता को भड़काने और राजद्रोह का आरोप लगाकर बंदी बना दिया गया और 18 महीने तक उन्हें सख्त कैद की सजा दी गई। तो ये भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनपी। दूसरा है सांस्कृतिक नवजागरण। अंग्रेजों ने भारतीयों को यह बताने का प्रयास किया कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ है। अंग्रेजों ने भारत में जिस प्रकार की शिक्षा का विकास किया, उसमें भी उनका ध्येय भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। कांग्रेस के उदारवादी नेता भी इस रंग में डूबे हुए थे। धार्मिक पुनरुत्थान ने शिक्षित वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने जनता का ध्यान अपने प्राचीन गौरव की ओर आकर्षित किया। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है उस समय बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ और उसका प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम, जो हमारा बाद में राष्ट्रीय गीत बन गया। ये सारी विचारधाराएं जब लोगों के सामने आई तो धीरे धीरे लोगों की विचारधारा जो है वो उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ने लगी। अगला जो कारण हम देखते हैं वो है आंग्ल भारतीय पत्रों का विरोधी दृष्टिकोण। उस समय हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद के उदय का एक बहुत प्रमुख कारण आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों द्वारा भारतीय विरोधी दृष्टिकोण का प्रचार करना भी था। उनके द्वारा भारतीयों का चरित्र हनन किया जाता था। इनमें शिक्षित भारतीयों को गुलाम, घुड़सवार, भीखमंगे, नीच जाति जैसी गालियां दी जाती थी। लेकिन सरकार ने इन पत्रों के विरुद्ध न कोई कार्यवाही की और न ही उन्हें किसी प्रकार का दंड दिया। इससे युवा भारतीय उत्तेजित हो गए और ये स्वाभाविक था कि वो जो अंग्रेजी सरकार थी उनके खिलाफ विद्रोही रवैया अपनाएं। ऐसे ही आंग्ल भारतीयों का अहंकार युक्त व्यवहार भी एक बहुत प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से भारतीयों में खास तौर पे युवा वर्ग में इस उग्र राष्ट्रवाद की भावना पनपने में जिसने योगदान दिया। उसी समय भारत में लॉर्ड कर्जन जो भारतीय गवर्नर जनरल बनकर आए, उनके द्वारा जो दमनकारी नीतियाँ अपनाई गई, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से जो भारतीय जनता है वो बहुत ही उग्र हो गई। इसमें कर्जन की जो दमनकारी नीतियाँ थी उसमें प्रमुख थे एक तो केंद्रीकरण की नीति अर्थात उन्होंने सारा प्रशासन जो है वो केंद्रीकृत करने की कोशिश की, अर्थात सब कुछ अंग्रेजी राज्य के अधीन, अंग्रेजी अधिकारियों के अधीन करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। दूसरा है सबसे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य जो उनके द्वारा किया गया, जो निंदा का कारण बना, वो है कलकत्ता निगम अधिनियम जो 1899 में पारित हुआ। इस 1899 में ये जो अधिनियम पारित हुआ, इसके अनुसार कलकत्ता निगम के आकार को छोटा कर दिया। अभी तक इस निगम में 2/3 ऐसे सदस्य थे जिन्हें कर देने वाले शहर के निवासी चुनते थे। नए अधिनियम के अनुसार निगम के सदस्यों की संख्या 75 से घटाकर 50 कर दी गई। ये 25 सदस्य करदाताओं के प्रतिनिधियों में से कम किए गए, मतलब जो प्रतिनिधि कम किए गए वो करदाता जो प्रतिनिधि है उनमें से कम किए गए। अब केवल आधे सदस्य ही जनप्रतिनिधि हो सकते थे और शेष आधे सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया। इसका एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि बहुमत हमेशा उनका रहे, ताकि किसी भी अधिनियम को पारित करने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो।
ऐसे ही दिल्ली दरबार भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन की आलोचना की जाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि 1899 और 1900 के मध्य भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और उसके चपेट में मुंबई, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बड़ौदा ये सारे राज्य आ गए थे। और ऐसे समय में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 7वें एडवर्ड को भारत का सम्राट घोषित करने के उपलक्ष्य में उनके द्वारा ये शानी शौकत से दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें बेपरवाह होकर बहुत ही धन का अपव्यय किया गया। इसकी वजह से लोगों में ये विरोध की भावना पनपी कि जहां भारत के लोग इस अकाल और प्लेग जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं वहां पर धन को पानी की तरह अपव्यय किया जा रहा है। एक और कारण है जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, वो था बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और वो था बंगाल प्रांत का विभाजन। ये ठीक है कि उस समय जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था। उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर सम्मिलित थे और इतना बड़ा प्रांत होने की वजह से प्रशासन का भार भी बहुत अधिक था, अतः उसका विभाजन करना आवश्यक समझा जा सकता है। परंतु लॉर्ड कर्जन का जो उद्देश्य था वो राजनीतिक था। वह बंगाल के विभाजन द्वारा एक ऐसे क्षेत्र की स्थापना करना चाहता था जिसमें मुसलमानों का बहुमत हो। बंगाल का विभाजन यदि भाषा के आधार पर किया जाता, अर्थात एक भाग में बंगला भाषा बोलने वाले और दूसरे भाग में अन्य भाषाएं बोलने वाले, तो भारतीयों को शायद कोई आपत्ति नहीं होती और राष्ट्रीयता की भावना में भी उग्रता नहीं आती। लेकिन बंगाल का विभाजन इस प्रकार किया गया जिसमें एक भाग में मुसलमानों का बहुमत रहे। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग प्रांत बना जिसमें 3 करोड़ 10 लाख लोग रहते थे। इसमें से 1 करोड़ 10 लाख के लगभग लोग जो थे वो मुसलमान थे। स्वयं लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की सभाओं में कहा था कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं किया जा रहा, परंतु उनके द्वारा मुस्लिम प्रांत भी बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम और उनके अनुयायियों की प्रधानता होगी। इस प्रकार बचे हुए बंगाल प्रांत में 1 करोड़ 70 लाख बांग्ला भाषी लोग जो है उनकी तुलना में बिहारी और उड़िया भाषी बोलने वाले लोगों की संख्या 4 करोड़ 10 लाख होगी। इस प्रकार बंगाली लोगों को नए बंगाल प्रांत में अल्पसंख्यक बना दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से जब ये बंगाल विभाजन किया तो लोगों में बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना फैली।